हेलो बच्चों, तो देखिए कल हमने हमारे फर्स्ट लेसन की शुरुआत की थी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मृदा, यानी कि जो कल हमने पढ़ा था मृदा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, मृदा की परिभाषाएं पढ़ी थी, एक उसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, एक जोफे और मार्बट के अनुसार इसकी परिभाषा पढ़ी बेटे। फिर उसके बाद हमने बेकमैन एवं ब्रेडी के अनुसार उसकी परिभाषा पढ़ी थी। इसके बाद में हमने बात की थी कि जो मृदा के अवयव हैं वो पेडोलॉजी और मृदा शास्त्र है ना, इसके अंदर इनका अध्ययन किया जाता है, और फिर मृदा अवयवों की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं बेटे मृदा की विशेषताएं, है ना। तो देखिए मृदा की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो पौधों के लिए प्राकृतिक माध्यम है। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड माना गया है जो पौधों के लिए प्राकृतिक माध्यम है, यानी कि पौधों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरी विशेषता है कि पदार्थों के संचार, स्थानांतरण तथा संचय के कारण मृदा में विभिन्न परतें होती हैं। देखो मृदा के संचार, स्थानांतरण तथा संचय के कारण मृदा में अलग अलग परतें बन जाती हैं, इनको मृदा संस्तर कहते हैं बेटे। तो मृदा संस्तर क्या हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इनके कारण कहने का मतलब मृदा में अनेक परतें पाई जाती हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता है कि मृदा में विभिन्न पैतृक पदार्थ तथा जलवायु संबंधी कारकों के साथ रासायनिक एवं जैविक अंतर पाए जाते हैं। कहने का मतलब उनके पैतृक पदार्थ की किन से मृदा बनी है वो पैतृक पदार्थ होते हैं। तो मृदा में पैतृक पदार्थ तथा जलवायु संबंधी कारकों के साथ रासायनिक एवं जैविक अंतर पाए जाते हैं। ये मृदा की तीन विशेषताएं हैं बेटे। इसके बाद हम बात करते हैं मृदा के कार्य। तो मृदा के कार्य में सबसे पहले आता है मृदा भूपर्पटी एवं वायुमंडल के मध्य में एक आंतरिक सतह के रूप में होती है ना। भूपर्पटी क्या होता है? ऊपरी कठोर सतह जो होती है ना वो भूपर्पटी कहलाती है, और उसके नीचे पाई जाती है मृदा। भूपर्पटी एवं वायुमंडल के मध्य में एक आंतरिक सतह के रूप में कार्य करती है। तो जो हमारी ऊपरी सतह है, भूपर्पटी एवं वायुमंडल के मध्य में मृदा एक आंतरिक सतह है। तो मृदा जो है बेटे वो क्या है? आंतरिक सतह है, अंदर की परत में पाई जाती है। इसके बाद में जो प्राकृतिक साधनों का पुनर्चक्रण करती है, प्राकृतिक साधनों में जैसे जल है, वायु है, इस तरीके के कुछ प्राकृतिक साधन है उनका पुनः चक्रण करती है। इसके बाद आता है बेटे दूसरा कार्य कि मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार एवं जल, पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्रदान करती है। यानी कि जो मृदा है बेटे ये पौधों के लिए यांत्रिक आधार, उन्हें स्थिर रखती है, खड़ा रखती है, उनको जल प्रदान करती है, पोषक तत्व में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरीके के कुछ पोषक तत्व होते हैं बेटे, उनको प्रदान करती है, साथ ही ऑक्सीजन भी प्रदान करती है। तो मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल, पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्रदान करती है। इसके बाद आता है बेटे तीसरा कार्य कि मृदा सूर्य की ऊष्मा को ग्रहण करके वृद्धि करते हुए पौधे को प्रदान करती है। यानी कि क्या होता है कि जो मृदा है ये सूर्य से ऊष्मा को अपने अंदर समाहित करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषण करती है ऊष्मा का, और फिर उस ऊष्मा को पौधों के लिए प्रदान कर देती है। इसके बाद में आता है बेटे मृदा की ऊपरी सतह कृषि फसलों के उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। यानी कि कृषि की जो फसलें हैं वो सभी कहाँ से प्राप्त होती हैं बेटे? हमें मतलब मृदा की जो सतह है उस पर प्राप्त होती है। तो मृदा की ऊपरी सतह कृषि फसलों के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। तो मृदा की ऊपरी सतह पर कृषि फसलें तैयार की जाती हैं। इसके बाद है कि मृदा विभिन्न जीवों के लिए प्राकृतिक स्थान होती है। मृदा जो है बेटे इस पर प्राकृतिक निवास के लिए जो जीव हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं मृदा के ऊपर ही।
इसके बाद आता है कि मृदा का प्रयोग निरर्थक पदार्थों को मिलाने में किया जाता है, यानी कि जो मृदा है बेटे ये अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको अपने अंदर मिला लेती है। तो इस तरीके से हमने ये मृदा के कार्य के बारे में चर्चा की। अब आता है अगला टॉपिक कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्यों? एक क्वेश्चन बनता है कि मृदा को बार बार ये कहा जा रहा है बेटे कि मृदा प्राकृतिक पिंड है, लेकिन क्यों? तो क्यों है मृदा प्राकृतिक पिंड? मृदा एक प्राकृतिक पदार्थ की सभी विशेषताओं, प्राकृतिक पदार्थों में जैसे विनाश है, संश्लेषण है, परिवर्तन है, उनकी पूर्ति करती है। मृदा कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का एक प्राकृतिक पिंड मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि प्राकृतिक पदार्थ की सभी विशेषताओं की पूर्ति करती है, यानी उसका विनाश करती है, उसका संश्लेषण भी करती है, उसमें परिवर्तन का कार्य भी करती है। इसीलिए मृदा को कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का एक प्राकृतिक पिंड माना गया है। इसके बाद बेटे पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, जलवायु संबंधी, है ना, जीवीय कारक और मृदीय कारक। जलवायु संबंधी में जलवायु के जितने कारक होते हैं वो सारे आते हैं, जीवीय कारकों में जीव जंतु आते हैं, मृदीय कारक में मृदा से संबंधित कारक आते हैं। साथ ही पौधों की वृद्धि की दशाएं क्या क्या हैं, कि पौधे जो वृद्धि करते हैं उनकी दशाएं क्या क्या है, किस तरीके से वृद्धि करते हैं, किस स्थिति में वृद्धि करते हैं। तो इनके लिए सबसे पहले पौधों को वृद्धि के लिए क्या क्या किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है ना। तो पौधे की वृद्धि के लिए अभी हमने पढ़ा था मृदा में आवश्यक तत्व, पोषक तत्व होते हैं, जल होता है, ऑक्सीजन होती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती है। तो ये सारे जो कारक हैं ये मृदा की, पौधे की वृद्धि के लिए मृदा में उपस्थित होते हैं बेटे। तो जो मृदा है इसमें ये उपस्थित कारक कौन कौन से और इनकी किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहला कारक है आवश्यक खाद्य तत्व, दूसरा कारक है जल, और तीसरा कारक है बेटे जड़ों के, जोड़ों नहीं, यहाँ पर जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन है। तो यहाँ मिस्टेक है बेटे, ध्यान रखना, यहाँ क्या है, जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन, और इसके बाद है यांत्रिक आधार। तो ये 4 कारक पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आवश्यक खाद्य तत्व। आवश्यक खाद्य तत्व कौन कौन से हैं बेटे? सभी पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये हम जानते हैं। इनमें जैसे एनपीके, एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये प्राथमिक पोषक तत्व माने गए हैं, तो इनकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, Fe है, ये भी पोषक तत्व हैं। तो आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पौधे की वृद्धि के लिए ये पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। इसके बाद में दूसरा कारक आता है बेटे जल। तो पौधों के लिए पानी की मात्रा जब कम हो जाती है तो कम होने पर ये कोशिकाओं का विस्तार एवं विभाजन भी कम हो जाता है, जिससे, और पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक होता है ना। तो पौधों में अगर पानी की मात्रा कम हो जाए तो उनका विस्तार नहीं हो पाएगा, उनका विभाजन नहीं हो पाएगा, और प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जल आवश्यक है। और इसके अलावा बेटे जल क्या करता है, कहने का मतलब यह है कि पौधों की कोशिकाओं के विस्तार और विभाजन के लिए जल आवश्यक है, साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी जल आवश्यक है। और जल एक उत्तम विलायक माना गया है जो क्या करता है, पोषक तत्वों को अपने अंदर घोलता है, घोलकर फिर उन्हें पौधों को उपलब्ध करा देता है। तो पोषक तत्वों को जल अपने अंदर घोलकर पौधों को उपलब्ध करा देता है। और मृदा ताप तथा मृदा वायु भी जल के द्वारा ही नियंत्रित हो पाते हैं। इसके बाद बेटे आता है तीसरा, जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन। तो जड़ों में श्वसन क्रिया के लिए हमें ऑक्सीजन की, यानी पौधों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये भी बेटे कहाँ से प्राप्त की जाती है, मृदा से। यानी कि पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन मृदा की वायु से ही प्राप्त होती है। मृदा में जो ऑक्सीजन होती है वहीं से ये उसको प्राप्त करते हैं। और ऑक्सीजन की कमी होने पर जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती, यानी कि पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो मृदा में 20.3% तो ऑक्सीजन होती है, 79.01% नाइट्रोजन होती है और 0.3% CO2 होती है। ये मृदा की बात कर रहे हैं, मृदा में होती है CO2 0.3%, लेकिन वायुमंडल में कितनी होती है, 0.03%। तो ध्यान रखना, मृदा में 0.3 और वायुमंडल में 0.03% होती है।
तो मृदा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 की कितनी कितनी मात्रा होती है ये बताई गई। इसके बाद में बेटे आता है इसका लास्ट कारक है यांत्रिक आधार। यांत्रिक आधार में ये बहुत कुछ मृदाएं जो हैं, कुछ मृदाओं की भौतिक और रासायनिक दशाएं ऐसी होती हैं जिनमें पौधों की जड़ें जो हैं आसानी से गहराई तक नहीं जा पाती। तो अगर आसानी से गहराई तक नहीं जाती हैं तो ये मृदाएं आदर्श नहीं होती हैं एक तरीके से। तो जड़ें जब आसानी से नहीं जा पाती हैं तो उनके लिए हमें आदर्श मृदा की आवश्यकता होती है और पौधों के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं। यानी कि जड़ें आसानी से गहराई तक चली जाएं, जिन पौधों में जड़ें आसानी से गहराई तक चली जाएं वो आदर्श मृदा होती है, और नहीं जाएं तो वो आदर्श नहीं होती है। तो जिन पौधों में जड़ें आसानी से गहराई तक पहुंच जाती हैं वो होती है आदर्श मृदा, और पौधों के लिए वो आदर्श मृदा जो है यांत्रिक आधार प्रदान करती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं बेटे, इन 4 कारकों को पढ़ने के आधार पर, चारों दशाओं को पढ़ने के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा एक आवश्यक माध्यम है। यानी कि मृदा के द्वारा ही पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान होता है, उसी के द्वारा उनको जल की पूर्ति होती है, उसी के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, और उसी के द्वारा पोषक तत्व NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि की आवश्यकता होती है। तो मृदा पौधों के लिए एक आवश्यक माध्यम माना गया है। तो बेटे आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।